एक्सपैंड रूल्स, कंपनी अपने रूल्स को क्या करना शुरू कर देती है बच्चों, एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंट्स रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। जो बक्सर में कंपनी की जब विजय हो जाती है, बक्सर के युद्ध जब कंपनी जीत लेती है, तो कंपनी अपने रेजिडेंट को कहाँ नियुक्त करना शुरू कर देती है, जो इंडियन स्टेट होती है उसमें करना शुरू कर देती है। बक्सर के युद्ध में जैसा हमने देखा कि मीर कासिम के साथ कौन कौन से और साथी मिल जाते हैं, एक तो जो मुग़ल सम्राट थे शाह आलम सेकंड, और उसके अलावा सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और बलवंत सिंह जो कि काशी के किंग थे, वो सब मिल जाते हैं और बैटल ऑफ बक्सर में वो क्या हो जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं। ठीक है। द रेजिडेंट बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। और जो रेजिडेंट होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो प्रतिनिधि क्या करना शुरू कर देते हैं, जो इंडियन के इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस। और कंपनी जो स्टेट है उसको फोर्स करती है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। ठीक है। इट मीन्स, इसका मीन क्या था, जो इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्मी, कि जो इंडियन रूलर हैं उनकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकेंगे वो। द किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश। वो किसकी आर्मी को रखेंगे, ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ रखेंगे, एंड हैड टू पे, और उसे ही क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। ठीक है। इफ द किंग फेल टू पे, अगर किंग उसे पेमेंट करने में फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो ही हैड टू गिव सम पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश। तो अपनी टेरिटरी, अपने राज्य का कुछ हिस्सा उसके सेना के भरण पोषण के लिए देंगे, जो कि ब्रिटिश सेना है और कहाँ पर रह रही है, इंडियन टेरिटरी में रह रही है। ठीक है। The Nawab of Awadh and the Nizam of Hyderabad were forced to give their territories. इसी तरीके से अवध के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम की आधी से ज़्यादा जो टेरिटरीज है वो क्या कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स अपने पास ले लेते हैं। किसके रूप में, जो सेना है उसके भरण पोषण के रूप में, या उसको पे करने के रूप में आधे से ज़्यादा टेरिटरी उनकी अंग्रेजों के पास चली जाती है। द कंपनी सून डिस्कवर्ड दैट द puppet rulers were not always supportive to them। और जो कंपनी है वो उसको ये पता चलता है कि जो पपेट रूलर्स हैं वो उनके लिए ज़्यादा समय के लिए क्या नहीं हो सकते, सपोर्टिव नहीं हो सकते। इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को हर जगह क्या करना चाहती है, हथियाना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, ताकि वो ट्रेड को फ्रीली कर सके। और उसके जो कॉम्पिटिटर हैं जो कि अलग यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए हैं, उनको क्या कर सके, व्यापार के एकाधिकार से हटाकर अब व्यापार पर खुद का एकाधिकार जमा सके। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास से आया था उस समय बंगाल में जब युद्ध हुआ था, कौन सा, प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय आया था। एक अच्छा कमांडर साबित हुआ, अच्छा सेनापति साबित हुआ। ठीक है। वो कब आया था इंडिया में, वो आया था बच्चों 1743 में आया था बच्चों। और उस समय उसकी एज कितनी थी बच्चों, 18 ईयर्स थी। और जब वो भारत से गया तो 1767 में जब वो भारत से गया तो जो उसका इंडियन फॉर्च्यून था, इंडियन फॉर्च्यून का मतलब उसकी जो कमाई थी वो कितनी थी, वह 4 लाख पाउंड के आसपास थी। 4 लाख पाउंड के आसपास उसकी जो पास धन संपदा थी वो थी। ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764। 1764 में उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और किस लिए नियुक्त किया था, जैसे हमने पढ़ा था, टू रिमूव करप्शन इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, की कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन फैल रहा है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, क्लाइव को। कब किया गया था बच्चों, 1764 में। अब जब वो 1772 में वो क्या करता है, जब वहाँ अपने देश पहुँचता है, तो 1772 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ही वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट उसकी जो इनकम है उसको लेकर उसको वो सस्पेक्टेड मानते हुए उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है। ठीक है। वाज सस्पिशन ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। ठीक है। 1774 में ही वॉज एक्यूज्ड एंड कमिटेड सुसाइड। और 1774 में वो क्या होता है कि एक्यूज पाया जाता है, दोषी पाया जाता है। किसके लिए, किसका दोषी पाया जाता है वो बच्चों, कि करप्शन में वो लिप्त होता है, इसका दोषी पाया जाता है और वो क्या कर लेता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है।
अब बच्चों उस समय की एक डायनामिक पर्सनालिटी थी टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है, पहले बच्चों ये कहानी देख लेते हैं। एक बार टीपू सुल्तान और उसका जो फ्रेंड है वो दोनों जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। उसी समय एक शेर उनके ऊपर हमला कर देता है। उस समय जो टीपू सुल्तान, उनके पास एक छोटी बंदूक जैसी होती है, वो गलती से उनके हाथ से गिर जाती है। उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारते और शेर से ऐसे ही भिड़ जाते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान उनके हाथ बंदूक लग जाती है और उस शेर का खात्मा कर देते हैं। और इसी घटना से पता चलता है कि वो कितने बहादुर थे। अपने हथियार के खोने के बावजूद भी वो अपना संयम नहीं खोते और इसके बावजूद वो क्या करते हैं, उस शेर से भिड़ जाते हैं परिस्थिति को काबू करने के लिए। अब जो बात करते हैं जो डायरेक्ट मिलिट्री जो कन्फ्रंटेशन था अकर इन मैसूर, ठीक है। अब मैसूर ग्रो अंडर द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। जो मैसूर है वो किसके टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर में प्रोग्रेस करता है। जो हैदर अली थे वो टीपू सुल्तान के फादर थे, ठीक है। 1785 में टीपू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डिमम। जो 1784 में जो टीपू सुल्तान है वो नहीं चाहते कि उनके जो एरिया का व्यापार है वो अंग्रेजों के साथ किया जाए, इसीलिए वो 1785 में क्या करते हैं, वो सैंडलवुड, पेपर और कार्डिमम जो एक्सपोर्ट होता था उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। किसको देना, अंग्रेजों को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। टीपू सुल्तान एस्टेब्लिश रिलेशन विद फ्रांस एंड मॉडर्नाइज देयर आर्मी। जो टीपू सुल्तान है वो उनके रिलेशन किसके साथ ज़्यादा, व्यापारिक रिलेशन या पॉलिटिकल रिलेशन कौन सी कंट्री के साथ ज़्यादा है, फ्रेंच कंट्री के साथ ज़्यादा है, फ्रेंच कंपनी के साथ ज़्यादा है। और उनकी जो आर्मी है वो कैसी है, मॉडर्नाइज है। उस समय में जो तोपखाना इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा किसमें यूज़ किया जाता था, टीपू सुल्तान के टाइम में यूज़ किया जाता था। टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी के जो हथियारों को क्या किया, मॉडर्नाइज किया, ठीक है। 1767 से 1769, 1780 से 84, 1719 से 92, 1799, इन चारों में बच्चों क्या हुआ, 4 वॉर हुई। किसके बीच में, मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में। कौन कौन से टाइम में, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। ये 4 युद्ध लड़े गए मैसूर राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ। इन लास्ट वॉर, जो लास्ट वॉर थी यानी कि 1799 वाली जो वॉर थी, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जिसे जाना जाता है। बेटा उस वॉर में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, एक तरफ तो था टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, और दूसरी तरफ कौन कौन थे बच्चों, मराठास थे, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद थे और कंपनी थी। इन तीनों की कंबाइन सेना ने उस समय इस युद्ध में भाग लिया 1799 में, 4th मैसूर वॉर में, ठीक है। और जो कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, और अल्टीमेटली कौन जीत जाता है इसमें, कंपनी की जीत होती है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान जिसने कि कहा था कि मेरे जीते जी तुम मेरी राजधानी में पांव नहीं रख सकते, वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को डिफीट करते हुए युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। टीपू वॉज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी, यानी कि जब ये वॉर हुई थी 1790 से 92 में, उस समय एक ट्रीटी साइन कराई गई थी जिसे श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या किया था बच्चों, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उसके जो 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, उनको हॉस्टेज बनाकर, बंदी बनाकर ब्रिटेन भेज दिया जाता है। और टीपू टॉय, और बच्चों ऐसा माना जाता है कि टीपू के पास उस समय एक टॉय था, टॉय टाइगर था, जिसके कि दहाड़ने पर अंग्रेजों के रोने की आवाज़ आती है। इसको अंग्रेजों ने क्या माना, अपना अपमान मानते हुए उसे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, हथिया लिया और उसे क्या कर लिया, टीपूज टॉय टाइगर इज इन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। जो टीपू का जो टाइगर टॉय है वो कहाँ पर है अभी, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में अभी भी है, ठीक है। और उसे कब लेके गए थे बच्चों, 1799 में अंग्रेज उसे ले गए थे। बच्चों हमने देखा सबसे पहले कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया, बंगाल की दीवानी हासिल कर ली। उसके बाद उसने किसकी हासिल कर ली, यहाँ से मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव गया था, किसके जरिए, सी पोर्ट के जरिए अपनी नेवी लेकर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने किस पर अधिकार कर लिया बच्चों, इधर टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर का जो एरिया है वो है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों मराठास की।